हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मकराए चैनल। सो आज डेट है 10 अक्टूबर 2023 और हमारा था हिंदू का दिल्ली एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। हमारे पहले पेज पर इजराइल इम्पोजेस टोटल सीज ऑन गाजा, डेथ काउंट इज राइजेस। सो आपको पता है जैसे हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, जो कि 2 दिन पहले का था, लेकिन दोनों तरफ से ऐसी बमबारी हो रही है और पैलेस्टीन की साइड से भी सपोर्ट मिल रहा है। और आपको पता है हमास को सपोर्ट एक एथनिक ग्रुप है जो पैलेस्टीन के लिए तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा जो उनके राइट्स के लिए लड़ाई कर रहा है, लेकिन इसराइल की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। इसलिए इन दोनों इसराइल वर्सेस हमास की इस लड़ाई में जो गाजा स्ट्रिप होती है ना, जिसमें कंट्रोल अभी इसराइल कर रहा है, उसने सारी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। वहां के जो इसराइल की डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हम कंप्लीट सीज लगाएंगे, जिससे कि वहां पर नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो वाटर, नो गैस, मीन्स ऑल शटडाउन वहां पर होगा, जिससे वहां पर रहने वाले लोग यानी कि पैलेस्टीन उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप ये भी देख सकते हो, ये गाजा गाजा सिटी में ये याशीन मॉस्क है ना, उसमें बमबारी के टाइम पर इसराइल की तरफ से हुआ तो क्या सिचुएशन बनी, इस फोटो में आप देख सकते हो इसराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से। सो बस यही है कि इसराइल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली अराउंड 900 पीपल्स किल्ड हो चुके हैं बाय हमास अटैक। और एक दूसरे पे अभी ऐसे चल रहा है, देखते हैं इससे आगे क्या होता है, क्या सीज फायर लग सकता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो रशिया है ना, रशिया ने भी जो हमास पर और इसराइल के बीच जो ये बमबारी या फिर जो अटैक हो रहा है उसमें ये ना बोला कि ये सीज फायर होना चाहिए। सो इसमें बहुत सारी कंट्रीज रशिया का मजाक भी उड़ा रही है कि वहां पर एक तरफ जो रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है तो वहां पर तो रशिया सीज फायर नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब इसराइल वर्सेस हमास चल रहा है तो उसमें रशिया एज ए इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर अपनी बात रख रहा है। सो एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल है नोबेल पीस प्राइज, सॉरी नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज से रिलेटेड, जो कि क्लोडिया गोल्डिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, एट द एज ऑफ 77 years ओल्ड इनको मिला है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। इनको मिला किस लिए? इन्होंने जो काम किया है ना, जेंडर गैप, वर्क प्लेस पर जो जेंडर गैप होता है, मीन्स मेल वर्सेस फीमेल का जो वर्क प्लेस पर कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसमें क्या जेंडर गैप नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ वेज, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, उस पर इन्होंने बात की है। बस ये है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है क्लॉडिया गोल्डिन। इनको मिला है अपने काम के लिए कि जेंडर गैप इन लेबर मार्केट हो क्यों रहा है, उसकी सिचुएशन पर इन्होंने स्टडी की है। इवन इन्होंने रिसर्च के साथ साथ जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए उस पर भी इन्होंने बात की है। बस इन्होंने यही बोला है कि हाँ, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द मेल, और जो कि आगे और जेंडर गैप को बढ़ा रहा है। अब इसकी शुरुआत उन्होंने मानी है कि जब एजुकेशन मिलती है ना, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन मिलती है, तो उसमें भी जब गैप रहेगा तो वो हमारे डिफरेंट फील्ड में भी दिखाई पड़ेगा। और सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के साथ साथ जो जेंडर गैप पड़ता है उसमें इन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअल यानी कि फीमेल्स का भी एक परसेप्शन होता है कि उनको ज्यादा पढ़ाई करने का क्या मतलब है, मीन्स अपने वो पढ़ाई हायर लेवल एजुकेशन से सेटिस्फेक्शन पा लेती हैं और ज्यादा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। आपको बताइए जैसे ये स्टेम है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर एंड मैथ, इसमें इंडिया में मात्र 14% विमेंस का कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर स्टेम फील्ड में। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में भी कितनी वर्स कंडीशन है विमेंस एम्पावरमेंट की। और इन्होंने ये भी बताया कि रीजन, एज अ रीजन इन्होंने ये बताया कि ज्यादातर जो गर्ल्स या फिर फीमेल्स होती है ना, वो अपनी पीछे जाने वाली जनरेशन का फॉलो करती है, मीन्स अगर उनकी मदर्स या फिर मैट्रिनियल लीगेसी में किसी ने जॉब नहीं की, किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया स्टेम फील्ड में, या फिर किसी ने हायर लेवल एजुकेशन प्राप्त नहीं की, तो उसको ही फॉलो करके ही आगे आने वाली जनरेशन भी उसको फॉलो करते हैं। ऐसा ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए और विमेंस को इस जेंडर गैप को फिल करना चाहिए, जिससे वो
अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते। सो इनका ये कंट्रीब्यूशन था और इनका अच्छा है, और यूपीएससी पूछ सकते हैं इसको जीएस3 इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके कि जेंडर गैप क्यों हो रहा है, क्या रिसर्च की है, और इसमें आप इनका ये इनकी स्टडी को डाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो ये आर्टिकल है मेंटल हेल्थ एंड फ्लंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर्स। सो आज डेट है 10 अक्टूबर। सो आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अब इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम रखी गई है कि मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मीन्स मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौमिक मानवता अधिकार है। तो इसकी ये थीम है। आप इसमें ये बताया कि एक स्टडी आई थी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उन्होंने बोला कि 50% जो हमारे वर्किंग एज एडल्ट है ना ग्लोबली, वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। मीन्स जो जो अडल्ट काम करते हैं उनमें लगभग 15% लोग ऐसे हैं जिनके मेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हैं। क्योंकि एक तरफ जो डिसेंट वर्क हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा पॉजिटिव वे में ले जाता है, तो वही हम लोग को अगर हम लोग की जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, हम लोग को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, वर्क प्लेस अच्छी नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है स्पेशली वुमेन्स को, तो उसमें हमारे मेंटल हेल्थ पे एक बुरा असर पड़ता है। सो इसमें यही स्टडी में बोला गया। आप देखोगे जैसे इंडिया की इनफॉर्मल वर्कफोर्स तो अराउंड 90% है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। सो आप समझ सकते हो कि इंडिया में मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर कितने हो सकते हैं। और साथ में इन्होंने बताया कि जेंडर डिस्पैरिटी भी होती है मेल्स वर्सेस फीमेल में, और उनको लो पेइंग गैप मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर में तो वो ऑलरेडी होते ही है, लाइक एग्रीकल्चर में आपको पता ही है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द मेल काउंटर पार्ट। सो लो पेइंग गैप की वजह से और एम्प्लॉयमेंट में अच्छी कंडीशन नहीं रहती है, सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स होते हैं वर्क प्लेस पर। सो जेंडर डिस्पैरिटीज को भी कारण बताया गया है। साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भी उन्होंने इसी के बारे में रखा था कि हमारे मेंटल हेल्थ कितना अफेक्ट डाल रही है इनफॉर्मल वर्कर्स को। और साथ में जो हमारी इंडिया की द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट में भी यही ऑब्जर्व किया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, particularly for the educated young women. So an unemployment rate 42%, which is highest. तो ये आप डाटा को कोट कर सकते हो कि हमारे इंडियन स्टडी में ये बताया गया स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट में कि जो एजुकेटेड यंग वुमेन्स होती है ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मीन्स वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होती हैं, जिनका केसेस अभी 42% है। और आपको भी पता है जैसे कि हमारी 2030 तक एजिंग पॉपुलेशन अराउंड 23% हो जाएगी, जो कि अभी मात्र 8 to 10% है। तो इसमें भी ये बोला बताया कि सोशल सिक्योरिटी रोड मैप नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी है, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 सोर्सेज द 33 मिलियन एल्डरली पीपल वर्किंग पोस्ट रिटायरमेंट इन इनफॉर्मल वर्कर्स। तो आप समझ सकते हो पहली बात तो वो एल्डरली पीपल है ही, दूसरी बात वो सोशल प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, तीसरी बात इनफॉर्मल वर्कर सेक्टर पे। तो आप समझ सकते हो मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा बढ़ सकता है। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आप देखोगे जो सोसाइटी के केसेस होते हैं उनमें 26% तो ऐसे होते हैं जो कि डेली वेज अर्नर है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो सोसाइटी एक एज अ कंसिक्वेंसेस बन सकती है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का। हम लोग सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं थ्रू द प्रमोशनल प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स के थ्रू। और जो हमारी इंडिया की बजटरी एलोकेशन है फॉर मेंटल हेल्थ, जो टोटल 1% है ऑफ ऑल ओवर टोटल हेल्थ बजट का, उसको बढ़ाना चाहिए। डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाना चाहिए, पीपल सेंट्रेड केयर होनी चाहिए, और साथ में कम्युनिटी बेस्ड केयर होनी चाहिए, रिकवरी ओरिएंटेड एंड ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड केयर होनी चाहिए। सो आर्टिकल अच्छा है, आप इसको ऐसे एथिक्स में कहीं भी यूज कर सकते हो। इसकी डाटा बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ में आप डाल सकते हो। हमारा एक टॉपिक रहता है GS2 में सोशल जस्टिस से रिलेटेड हेल्थ से टॉपिक, उसमें एक मेंटल हेल्थ क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछने का ट्राई करने लगी है, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा और ये डाटा को कोट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल
ट्राइबल के लिए है कि हमारे इंडिया में अराउंड 705 शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कि 8.6% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन है, जो 26 स्टेट्स में रहती है, 6 यूनियन टेरिटरीज में रहती हैं। आप ये मैप में देख सकते हो, ये 2 मैप मैंने लगाए हैं। और कुछ ऐसी भी परसिस्टेंट डिमांड भी चल रही है आदिवासी ऑर्गेनाइज की, उनको भी शेड्यूल्ड एरियाज में रखा जाए, जो अराउंड 10 स्टेट्स में फैली हुई है। मीन्स 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की वहाँ की पॉपुलेशन, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रहे हैं कि हमको शेड्यूल्ड एरियाज में रखा जाए, पर ऐसा कोई रखा नहीं है अभी तक। सो घेवर कमीशन एक रिपोर्ट है 1961 में आई थी, जिसने ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिक्लेयर करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, लाइक प्रिपोर्टेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए शेड्यूल एरिया में, साइज रीजनेबल होना चाहिए, बाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन सके एज अ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और तालुक लेवल पर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होने चाहिए एज कम्पेयर टू देयर नेबरिंग एरिया। सो आप ये देखना, ध्यान रखना प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करने में ये सारी चीजें होनी चाहिए, लाइक उनकी पॉपुलेशन देखी जाएगी, दूसरी उनकी रीजनेबल साइज देखी जाएगी, तीसरी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है नहीं, चौथी इकोनॉमिक भरमानस विथ नेबरिंग एरियाज कितनी है उस पर देखा जा सकता है। सो हमारे यहाँ है 8.6% शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कि 26 स्टेट्स एंड 6 यूटीज में फैली हुई है। नेबर कमीशन ने रिपोर्ट इसके लिए आई थी, और इंडिया में ऑल ओवर है 705 शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये डाटा आप कोड कर सकते हो, अपने GS2 में है, एसटी से रिलेटेड स्कीम पूछती है यूपीएससी, तो उसमें आप ये डाटा यूज कर सकते हो आराम से। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है व्हाट इज मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो जैसे कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसका यूज भी बढ़ता चला जा रहा है हमारे डेली यूज में। तो इसमें ये बोला कि नेक्स्ट स्टेप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा जब एआई एक साथ कई काम करेगी, that users can engage with AI in several ways. So बस इसमें यही बताया गया है कि किसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, लाइक ओपन एआई ने, गूगल को इसमें एज मिलेगी, और ओपन एआई का गोवी सिस्टम है जो कि मल्टी मॉडल एआई सिस्टम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जा रहा है, और उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। मल्टी मॉडल सिस्टम बेसिकली होता है कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज और ऑडियो वीडियो टेक्स्ट को सबको मिला करके एक साथ काम किया जाए, उसको मल्टी मॉडल माना जा रहा है। और गूगल और फेसबुक के भी कुछ इनिशिएटिव हैं, लाइक फेसबुक ने तो ये भी बोल दिया है कि अगर कोई हार्मफुल मीम्स, हेटफुल मीम्स आ रहा है फेसबुक को, उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके डिलीट कर दिया जाएगा। और गूगल ने बोला कि अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी डिलीट कर। गूगल का एक और इनिशिएटिव है कि ये मल्टी मॉडल सिस्टम के थ्रू अगर आने वाली वीडियो में तो टेक्स्ट टू स्पीच है ना, स्पीच टू टेक्स्ट है, उसमें भी कन्वर्ट करके आने वाली लाइन को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। सो बस यही है, इस ज्यादा आर्टिकल थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन किसका इनिशिएटिव है पूछ सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो स्मार्ट फेंस अलोंग म्यांमार बॉर्डर इन पाइपलाइन। सो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने बोला है कि हमारा जो म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो हमारी बाउंड्री है ना, उसमें स्मार्ट फेंसेस लगाए जाएंगे, मीन्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड फेंसेस, क्योंकि जो अनफेंस बॉर्डर और अनरेगुलेटेड माइग्रेशन हो रहा है म्यांमार से इंडिया की तरफ में, उससे जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुआ है उसको एक रीजन माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ की इलीगल इमाइग्रेंट्स हमारे साइड आएंगे, वो एथनिक क्लींजिंग वगैरह ये सब चीजें करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, सो हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए स्मार्ट फेंस लगा रही है गवर्नमेंट। और ये डाटा दिया है कि कितनी कितनी इंसर्जेंसी हुई थी। एम्बेसी ने ये भी बोला है कि हमारे यहाँ इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम है, मीन्स यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि फ्री मूवमेंट है। इसमें ये बोला कि एवरी मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब हु इज आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ म्यांमार और रेसिडेंट ऑफ एनी एरिया विद इन 16 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर कैन क्रॉस। मीन्स देखो, आप हम बता दो, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये म्यांमार का बॉर्डर है, यहाँ के 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो लोग रहते हैं दोनों साइड पर, वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। सो ये है फ्री मूवमेंट रेसिंग। ऐसा हमारे साथ इनके साथ भी है, भूटान के साथ भी है और थोड़ा नेपाल के साथ भी है। और सो इसमें मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि हमारे
म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर डिस्टेंस है, बॉर्डर एरिया से, जिसमें अराउंड 1472 डिमार्केशन कंप्लीट है। सो आप मान सकते हो लेस देन 5% हमारा जो बॉर्डर एरिया है ना म्यांमार के साथ, वो टोटली फेंस्ड नहीं है, मींस इलीगल इमाइग्रेंट्स हो सकता है। सो ये हमारे न्यूज है GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें इलीगल इमाइग्रेंट्स, इलिसिट एक्टिविटीज वगैरह वगैरह पूछी जा सकती हैं। सो आप इसको कोट कर सकते हो डाटा को, अच्छा आर्टिकल है। इंडो म्यांमार के रिलेशनशिप में भी इसको आप यूज कर सकते हो। सो बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। So, urban employment rate drops to 6.6 in Q1. अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च हुआ था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की तरफ से। इसमें ये बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है 7.1 to 5.9% से विमेंस की तरफ से, और 9.5 to 9.1 मेल्स की तरफ से। मीन्स जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था पहले 7.1 विमेंस के, वो घटकर रह गया 5.9%, और जो मेल्स में था ना अराउंड 9.5, वो हो गया 9.1%। तो यही बोला गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी अर्बन एरियाज में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 47.2 to 48% में। तो आप इस डाटा को कोट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा लास्ट आर्टिकल, श्रीलंका ने रिसेंटली बांग्लादेश से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की चेयरमैनशिप ले ली है फॉर द नेक्स्ट 2 years, जो कि मीटिंग होगी 11 अक्टूबर 2023 में। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1997 में एज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो स्टेट्स है ना रिम रिम ऑफ द इंडियन एसोसिएशन की साइड, लाइक अफ्रीका की नेशन, वेस्ट एशिया की नेशन, साउथ एशिया की नेशन, साउथ ईस्ट एशिया की नेशन एंड द ओशन पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज, वो पार्टिसिपेट करेंगी। अभी इसकी मेंबरशिप है 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। सो आप इसको ध्यान रखिएगा फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1997 में इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई। इसमें अराउंड 23 मेंबर्स स्टेट्स हैं, जो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ओशनिया और अफ्रीका, और 11 डायलॉग कंट्रीज हैं पार्टनर। असल में इसमें ये बोला गया कि जब इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म एसोसिएशन की फोरम हुई ना, वहीं पर जो हमारा चाइनीज रिसर्च वेसल, हमारा नहीं, जो चाइनीज रिसर्च वेसल है ना शी यान 6, वो भी श्रीलंका में आएगा, जिसकी ऑब्जेक्शन उठाया था इंडिया और US ने। यानी कि वो रिसर्च वेसल है लेकिन सर्वेलेंस कर सकता है ना इंडिया की तरफ से। सो बस, और साथ में इंडिया एंड श्रीलंका साथ में एक जो लॉन्ग पेंडिंग फेरी सर्विसेज है ना, नागापट्टनम इन तमिलनाडु इंडिया की साइड से, विथ कंकेंथुराई इन द नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका से, उनका भी डिसीजन को इनहांस कर सकती है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उस पर भी चर्चा हो सकती है। सो अगर आपको क्रिस्प एनालिसिस अच्छा लगा हो द हिंदू का पिन पॉइंट नॉलेज, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई कमेंट, कोई एडवाइस, सजेशन हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग